सो वेलकम बैक टू WM क्लासेस। देखें, इस वीडियो में हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको तल्ख लगें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल हकीकत बयान करूंगा। मुझे नहीं पता कि मतलब जो अभी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये क्यों चल रही हैं। देखो, या तो ऐसा हो कि एकदम से अभी शिफ्ट हुआ हो, माना कि पिछले 4 पेपर जो हुए हैं वो JKSSB ने जो कंडक्ट किए हैं वो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब पहले वो ऐसे पूछते थे कि वाटर का फार्मूला बता दो। अब वो वाटर का फार्मूले की जगह आप H2O का स्ट्रक्चर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर वो थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। पहली चीज़ तो हमें ये समझ आ गई है सबको कि वो ऐसे कर रहे हैं। अब आज के पेपर के ऊपर असल में बहुत सारी कन्फ्यूजन जो बच्चे असल में मतलब जिनको भी कन्फ्यूजन हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको ये नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या था और उन्होंने पेपर में क्या पूछा है। आप ये वाला सिलेबस उठाओ इस साइड पे, और ये मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए जो आज का पेपर हुआ है। आप ये वाला पेपर देखो ज़रा। सबसे पहले अगर आप यहाँ से बात करोगे, ये आगे आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस यहाँ से, ठीक है। और सेम चीज़ मैथ्स के क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, पूरा का पूरा उठा के उन्होंने वही डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, जहाँ से सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ। बाकी पेपर तो ऑलमोस्ट उतना डूएबल था। देखो, मैं ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के पेपर करना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पेपर क्वालिफाई किए, मुझे पता है बहुत प्रेशर होता है। घर पर बैठ के बात करनी आसान होती है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है। अब हम ये बहाना तो नहीं मार सकते ना कि यार अब उन्होंने पेपर इस लेवल का पूछ दिया तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर कुछ नहीं करना है तो सही में तो फिर बुक्स को साइड पे रखो और बात ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपको सही में करना है तो आप देखो कि इस तरह में पेपर आपको ट्रेंड पता करना है कि वो जा कहाँ रहे हैं। वो पहली बात, सिलेबस के बाहर नहीं जा रहे। आप पिछले 4 के 4 पेपर उठाओ, उनका सिलेबस उठाओ, सिलेबस के बीच में से क्वेश्चन आए हुए हैं। बस ये है कि उन्होंने लेवल चेंज किया है। पहले वो ऊपर ऊपर से पूछा करते थे जिसकी हमें आदत हो गई थी, ठीक है। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैथ्स में भी सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और आंसर आ जाता था। अब वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी कोई बोल रहा था, कमेंट कर रहा था कोई कि कंप्यूटर का सर आपने कंप्यूटर का पेपर नहीं देखा होगा। भाई कंप्यूटर का पेपर देख ले। मैंने कंप्यूटर का भी देखा है, कंप्यूटर की सेक्शन भी देखी है मैंने। अभी बताता हूँ, वो उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पूछी हैं उसमें पूरी की पूरी कंप्यूटर में। तो कहने का मतलब उन्होंने बोला है कि हम ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। अब हमें कैसे अडॉप्ट करना है मैं वो बात कर रहा हूँ। देखो, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस और भी हैं और बहुत सारे लोग उस पर काम कर भी रहे हैं। अच्छी बात है कि मान लो कि हम उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि पेपर का लेवल थोड़ा सा चेंज किया जाए, इतने लेवल के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। जो भी है वो बात बिल्कुल सही है। मतलब लेवल 2 का पेपर है और इस लेवल का पूछा हुआ है, ये बनता नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारा अब यही रहेगा पैटर्न एग्ज़ाम, मतलब पेपर आने का बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे हम, तो हमें अडॉप्ट करना है ना। या तो आप 2 साल वेट कर लो जब तक पूरा का पूरा शिफ्ट होता है, फिर पेपर देना, या फिर खुद को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। करना क्या है, सिंपल। मैं आपको आज वही बताने जा रहा हूँ कि आने वाले JKSSB का चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको अप्रोच करने का तरीका इस वीडियो में मैं कम से कम बता दूंगा। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो हल्ला मचा हुआ था वो इन क्वेश्चंस को लेके था। जैसे हम सारे क्वेश्चंस की बात करता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे मान लो सबसे पहले पूछा होता है कि यार स्पेस के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन, स्पेस प्रोग्राम के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे और पता नहीं क्या क्या। एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे था क्वेश्चन आपका स्पेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हल्ला इन क्वेश्चंस के ऊपर मचा हुआ कि भाई जीके में इन्होंने इतना डेप्थ में क्यों पूछा है। बात बिल्कुल पते की बोल रहा है जो भी बोल रहा है कि इतना डेप्थ में क्यों पूछा हुआ है। लेकिन आप ये भी तो देखो पूछ क्या रहा है। वहाँ पे उसने न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी के ऊपर पूछा हुआ है। अब बात आती है कि भाई UPSC में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक तो स्टेटमेंट पूछी हुई है, दूसरा ये चीज़ पूछी हुई है। आप ये देखो, क्या ये मैंशन नहीं है आपके सिलेबस में? ये चीज़ मैंशन है, मैं अभी बताता हूँ कहाँ पर मैंशन है। उसके बाद अब यहाँ पर देखना, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह हैं, ठीक है, उसमें देखो दे के रखा है। ये UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आया है, स्पेस मिशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये अच्छा PFBR पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद आप देखो ITR पे क्वेश्चन आया है, नोबेल पीस प्राइज़ पे क्वेश्चन आया है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे दे रखा है। आप इनका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस उठाओ यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइज़ दे रखा है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर उन्होंने पीस प्राइज़ पूछ लिया। उसके बाद यहाँ पर आओ ऊपर, आप ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO WHO सब कुछ दे रखा है, तो वो UNO का पार्ट ही तो है जो इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूछा हुआ है। तो मतलब गए वो डेप्थ में, लेकिन बाहर नहीं गए। इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम वही उठा के पूछा हुआ है उधर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, उसके बाद और क्या था यहाँ पे। अच्छा, ऑनररी प्राइज़ हो गए। उसके बाद स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन है। तो जब स्पेसिफिकली कोई चीज़, एक तो उन्होंने एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम स्पेसिफिकली मेंशन किया है, स्पेस प्रोग्राम मेंशन किया, तो वो पूछेंगे ना। तो आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस का एक एक लाइन है ना, उसके ऊपर कैसे अप्रोच करना, उस पर आता हूँ। पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे मान लो अब इसके ऊपर, उसके बाद कंप्यूटर पे लास्ट पे आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर भी बातें हो रही हैं कि डिफ़िकल्ट। तो और एक चीज़ और याद रखना कि मान लो कि 120 मार्क्स का क्वेश्चन है, उन्होंने ये
चीज़ अब मतलब हर पेपर में लागू कर दी कि 30% पेपर वो डिफ़िकल्ट पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे थोड़ा लेंथी भी होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा। लेकिन आपका तरीका क्या है उसको अप्रोच करने का, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस हिसाब से उसको अप्रोच करोगे वो मैटर करता है। ठीक है, अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस जो थे इसमें आप देखो यहाँ पे, ये तो आ गया आपका इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद ये जो जितने क्वेश्चंस हैं ना मैथ के भी, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है। आप एक एक आप खुद उठा के देख लो, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा मुझे समझाने में, लेकिन एक मिनट में कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ ना कुछ बताने की। जैसे मान लो आपको, आप यहाँ से मैथ्स को स्टार्ट करो, ये APGP के क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे पूछे हुए उन्होंने। ठीक है, ये मेंशन है स्पेसिफिकली मैथ्स के पोर्शन में। उसके बाद जैसे ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का नंबर सीरीज़ के ऊपर 3 क्वेश्चन सीधे पूछे हुए हैं, लेटर सीरीज़ के ऊपर 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर 2 क्वेश्चन है। सीधा उन्होंने लिखा ही यही है कि कोडिंग, ये कोडिंग का क्वेश्चन करो, ये डिकोडिंग का क्वेश्चन करो। ठीक है, मैथ्स का बताता हूँ मैं आपको। मैथ्स का जैसे ये देखना, मैथ्स का क्वेश्चन पूछे हुए किस किस के ऊपर, सरफेस एरिया वॉल्यूम इनके सिलेबस में था। ठीक है, सिलेंडर कौन, ये कौन वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब 10th 11th के क्वेश्चन, वो सारी 10th तक के जो मैथ्स हम पढ़ते हैं वो वाले क्वेश्चन थे पूरे के पूरे। अब इनका तरीका क्या है देखो, पहले प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते थे कि ये CP है, ये SP है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अब वो वैसे नहीं पूछ रहे हैं, वो कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं। और आप जाके उठा के देख लो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने जितनी भी वीडियोज़ अभी तक बनाई है, मैं को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं वो कोई बढ़ाई आपने बता रहा हूँ, मेरा तरीका भी यही है और आपका भी तरीका यही होना चाहिए कि चीज़ों का एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आप MCQ पे आओ। अब जैसे मुझे भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर इस पे MCQ लो, MCQ लो। MCQ ले आएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट तो क्लियर हो लेने दो ना। मतलब हमारी आदत क्या है कि जैसे हम कंसेप्ट्स के पीछे जाएंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे वहीं पे। उसके बाद मतलब अगर कोई ऐसा बंदा जिसको सिलेबस का नहीं पता, वो अगर जैसे इन क्वेश्चंस को देखेगा ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे मान लो ये है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। हाँ, वो सोचेगा यार केमिस्ट्री में हम वाकया पढ़ते तो हैं एलिमेंट्स, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं इतने डेप्थ में जाके। वो इसलिए पूछ रहे हैं कमबख्त क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इसलिए पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जनरल साइंस का जो सिलेबस है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ उन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, अकोरेंस ऑफ मेटल, देयर एक्सट्रैक्शन, और उसके ऊपर इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था इन्होंने स्पेसिफिकली कि रिएक्टिविटी सीरीज़, ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल सिलेबस का एक पूरा का पूरा पार्ट है तो वो पूछेंगे ना रिएक्टिविटी बताओ इनकी। और आसान देखो कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने मर्जी दिए हुए हैं आपको, बस ये देखना या इनमें से कोई नोबल गैस तो नहीं है क्योंकि वो रिएक्टिव होगी ही नहीं, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जैसे गोल्ड है, हमें पता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो 1 तो सबसे लीस्ट में आएगा, तो लीस्ट में उन्होंने 1 ही दे रखा है पहले ही। तो कहने का मतलब अगर इनको, मैं मानता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे 4 दिए होते और इस हिसाब से हमें ना पता होता, तो आपको सिंपल क्या पता होना चाहिए कि आपको केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स कम से कम 30 के एटॉमिक नंबर तो पता होंगे। एटॉमिक नंबर अगर जब आपको पता होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पता होगी, आराम से बना सकते हो उनकी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगी तो आपको वैलेंसी पता होगी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा इतना ही है कि मतलब वो अलग अलग प्रोसेस है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ओर्स के ऊपर क्वेश्चन है तो ये स्पेसिफिकली मेंशन है ओर का यहाँ पे। ठीक है, ये देखो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, तो ओर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। अब मुझे एक एक क्वेश्चन, मतलब अब मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, आप जैसे मान लो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो वैसे मैंने करवाया भी था, ये बिल्कुल 2 एग्जांपल्स जनरली ये तो मशरूम की किस में होती हैं हमारे पास, हमको पता ही है। ठीक है, गैस एक्सचेंज का ये बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन है एग्ज़ाम में, मतलब आपके सिलेबस में, तभी उन्होंने उठा के पूछा है। ठीक है, तो मैं ऐसे मतलब आप पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन तो नहीं सारा बता सकता, लेकिन ये है कि आप खुद उठा के, ये वाली PDF में शेयर कर दूंगा, आप खुद एक बार देखो, एनालाइज करो, इसमें जो जो चीज़ इन्होंने पूछ रखी है ना, जो जो चीज़ पूछ रखी है वो सारा आपको सिलेबस में मिल जाएगा, एक पॉइंट सिलेबस में दे रखा है। तो अब बात आती है कि चलो ये तो हमें समझ में आ गई कि पेपर जो आया था वो आया था सिलेबस में से, ये क्लियर है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना। अब जैसे मान लो अब बच्चे बोल रहे हैं सर इकोनॉमिक सर्वे 2025 का इन्होंने पूछा हुआ है, वो भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पूछा हुआ है, हमें क्या पता कि इतने डेप्थ में जाना है। भाई ये पूरा का पूरा मेंशन है यहाँ पे, कहाँ गया आपका, ये है ना GDP, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, साथ में GDP GNP। जब आप GDP पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो कम से कम, मतलब ये साथ में ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तो सिंपल सी चीज़ है ना, और जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पढ़ोगे तो साथ में ये चीज़ तो पढ़ोगे ना, इंडिया एक्सपोर्ट किस में ज़्यादा कर रहा है, किस में कम कर रहा है, वही चीज़ें उन्होंने स्टेटमेंट वाइज पूछी हुई हैं। GDP GNP मेंशन था, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन GNP पे बना दिया उन्होंने। बस ये है कि वो स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं, मतलब उनका पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन मैं एक कसम खा के बोल रहा हूँ, आप खुद देख भी लो, मान रहा हूँ कि 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, मतलब जो किसी से भी नहीं हुए होंगे। लेकिन जैसे अब जूनियर असिस्टेंट का बोल रहे थे हम कि इतना सारा लेवल पेपर, बच्चों ने 55 मार्क्स भी लिए हैं। ठीक है, जो मेरे पास मेंटरशिप में थे 55 मार्क्स से प्लस मार्क्स हैं उनके पास 80 में से। ठीक है, पेपर का लेवल देखो, डिफ़िकल्टी लेवल भी था, साथ में लेंथी भी था। तो देखो अगर कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है, सिंपल सी बात है इतनी।
तो अब बात करते हैं कि जैसे आने वाले जो मतलब आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें हम क्या अपना अप्रोच रख सकते हैं, कैसे उनको हमें वो जाना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको आप सोचते होंगे कि सही में मतलब जो सर बोल रहे हैं वो सही में बात सही भी है कि नहीं। अभी मैं देख रहा था, देखना यहाँ पे ये आगे आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग का खोलता हूँ। किधर गया आपका रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। नंबर सीरीज़ पे एक क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ पे दो क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ पे तीन क्वेश्चन, ठीक है। लेटर सीरीज़ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। बिल्कुल जो जो आपका सिलेबस का पार्ट है उसी हिसाब से क्वेश्चन भी फ्रेम हुए हैं, देख लेना। जैसे ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद आगे आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग पे एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग पे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या था, डायरेक्शन एंड सेंस, ये आ गया आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन का है ना सिंपल, ये भी क्या है डायरेक्शन सेंस का, उसी का ही है। उसके बाद आ गया ब्लड रिलेशन, ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। उसके बाद ये भी ब्लड रिलेशन का, मतलब दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था मैथमेटिकल रीजनिंग, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने दो। उसके बाद था आपका क्या, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, नीचे आओ, ये देखो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछी हुई है, यहाँ पे ये दे के रखा है। देखो क्वेश्चन कसम खा के बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये हमें आदत थी गलत। क्या गलत कह सकते हो या सही भी कह सकते हो, क्योंकि उनका मेथड ही वही था पूछने का, तो हमने भी तरीका वही अपनाया हुआ था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, तो हम वैसे ही अप्रोच करते थे। अब बात ये है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की अब गुंजाइश नहीं रही, आपको कंसेप्चुअल चीज़ों को समझना पड़ेगा, और वो बहुत आसान है कसम से। फार्मूले याद करने से आसान है, एक बार आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर तीन क्वेश्चन पूछ लिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर दो क्वेश्चन पूछे, खत्म कर दिए सिलेबस, तीन क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये पूरे के पूरे सीक्वेंस वाइज उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। सेम चीज़ आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर भी लगा सकते हो। जैसे मान लो इन्होंने ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सीधा पहला क्वेश्चन इस पे, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, पांचवा इस पे, ऐसे ऐसे करके पूछे हुए हैं उन्होंने। और उसके बाद वो जो क्वेश्चन पूछे भी हैं कंप्यूटर के, वो एप्लीकेशन पार्ट पूछा हुआ है। कहने का मतलब जैसे मान लो आप खुद कंप्यूटर चलाते चलाते किसी चीज़ में फंस गए हो, मैं बोल रहा था ना कंप्यूटर में मैं लास्ट में आऊँगा, तो ये देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी, मान लो ये कंप्यूटर के ही है ना, तो स्पेसिफिकली किसी बंदे का नाम दिया है कि वो किसी स्मॉल ऑफिस में काम कर रहा है, कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, वहाँ पे लेन कनेक्टेड है, ठीक है, इथरनेट केबल्स हैं, बट द नेटवर्क इज नॉट कनेक्टेड, नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, मतलब ISP या इंटरनेट। तो उसने ईमेल सेंड करने की कोशिश की, क्या उसको ईमेल सेंड होगी कि नहीं, बेसिक क्वेश्चन हैं। बस ये स्टेटमेंट वाइज पूछे हुए हैं, यस और नो है, और साथ में एक्सप्लेनेशन है। हमें भी अब करना क्या है, अब बात आते हैं उसी पे बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो करने का तरीका बता देता हूँ। करना क्या है हमें, एक मिनट, हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको जो आपका सिलेबस है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसका सबसे पहले सिलेबस सामने रखो, ठीक है। अभी मैं FAA पे भी आता हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम इसके बाद शायद वही होगा, अब एग्ज़ाम हमारा जून एंडिंग में या जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में। तो पहली बात आ गई आपके सामने क्या होना चाहिए, सिलेबस। अब आपने मान लो कि सिलेबस में कोई भी एक पार्ट पकड़ा है, जैसे मान लो आपने मैथ्स पकड़ा या आपने कुछ भी पकड़ा, मान लो आपने इकोनॉमिक्स पकड़ी। अब करना क्या है, उसमें देखने के टोटल कितने टॉपिक्स हैं मेरे पास। मान लो 10 टॉपिक दे के रखे हुए हैं, हर एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 लेयर तक पढ़ना है। अब वो तरीका क्या होगा, उसके लिए आप जा सकते हो मेरी जो मैंने बायोलॉजी की सीरीज़ बनाई है ना, आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। अगर आप वो सुन लोगे ना, आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना किस लेवल तक है। जैसे मान लो उसमें पहला टॉपिक था आपका न्यूट्रिशन की टाइप्स, ठीक है, सिंपल न्यूट्रिशन दे के रखा था। मैं इसमें 3 लेवल तक गया, हालांकि 2 तक भी जाओगे तो बहुत है, 3 तक गया। मैंने सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात की, न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो और माइक्रो की बात की। फिर मैंने देखा कि माइक्रो में हमारे पास विटामिन्स होते हैं, और विटामिन्स उन्होंने स्पेसिफिकली दोबारा मेंशन किए हुए हैं, विटामिन्स और उसके रिलेटेड डिजीज़। तो आप मान के चलो ना कि हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन उठा के एक क्वेश्चन तो आ जाना है सीधा सीधा। विटामिन और डिजीज़ में से एक क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूँ आएगा सीधा का सीधा। लेकिन बस ये है कि वो स्टेटमेंट वाइज आएगा, तो आपको चीज़ें याद करके नहीं जानी बल्कि समझ के जानी है, कोई चीज़ क्यों होती है, क्या होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, आपने जो अभी तक पढ़ रखा है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत पढ़ा है, बस उसी को थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिफ़ाइन करना है। उसका तरीका क्या रहेगा, जैसे मान लो अभी आपने एग्जांपल के लिए मैं FAA की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ऊपर की बात करता हूँ। जैसे मान लो कोई भी आप JKSSB का एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हो ना, तो आप मुझे बता देना, मैं हर किसी में आपको सिलेबस वाइज भी बता सकता हूँ कि ये वाला टॉपिक है तो इसको किस लेवल तक आपको जाना है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें तो फिर UPSC लेवल का पढ़ना पड़ेगा कि इतना, अगर ये इससे बेटर है कि हम UPSC या JKPSC ना दें। भैया JKPSC और UPSC का लेवल अलग है।
माना कि इनके क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग है, वहाँ पे वो जो टॉपिक भी पूछते हैं उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स में वो कहाँ चले जाएंगे हमें पता नहीं होता। यहाँ पे आपके पास सिलेबस में पॉइंट्स एक एक करके मेंशन है सारा का सारा। जब पॉइंट्स मेंशन है तो हमें पता है कि इसमें कितने लेवल तक जाना है, उससे डेप्थ में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखो मैं प्लान, देखो हर एक बंदे का तरीका अलग है पढ़ने का, हर किसी का मटेरियल अलग होगा, अलग अलग अप्रोच है। मैं आपको एक जनरलाइज्ड व्यू देने लगा हूँ कि जैसे मान लो आप एफए के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कोई एक टॉपिक पकड़ा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, या जैसे मान लो जीएस है, जीएस में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपके पास इन्वायरमेंट है, ठीक है। 10 नंबर के टोटल क्वेश्चन आने हैं, तो सबसे पहले देखो किसकी वेटेज कितनी है। ये ना हो कि आप आर्ट एंड कल्चर को, क्योंकि जीके का पार्ट है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम, तो आप आर्ट एंड कल्चर को इतना टाइम दे रहे हो या मॉडर्न हिस्ट्री को इतना टाइम दे रहे हो जितना आपको वो वाला टाइम आप इकोनॉमिक्स को दे के उसका आउटपुट ज़्यादा ले सकते थे। पहले तो आपको वो अपने हिसाब से चीज़ें देखनी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपका जो जो सिलेबस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है अभी तक, क्योंकि आप एफए के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आपने कुछ टॉपिक्स तो क्लियर कर दिए होंगे। मान लो टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 में से कम मान के चलते हैं 4 से 5 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर दिए होंगे। जो कंप्लीट हो गए हुए हैं उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, और साथ में कोशिश करो कि मई ख़त्म होने से पहले पहले आपका सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। पहली चीज़ तो ये सिलेबस से देख के ही पढ़ना है, उसके बाहर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो 4 से 5 अगर हम बात करते हैं कि मान लो 4 से 5 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर दिए हैं, अब क्या करना है उसमें, जैसे मान लो आपने अकाउंटेंसी उठाई, अब अकाउंटेंसी में आपने देखने के टोटल टॉपिक्स कितने हैं, तो मान लो 19 टॉपिक हैं टोटल, ठीक है। तो जो टॉपिक्स आपको 19 है, तो आपको करना क्या है कि हर एक टॉपिक को, जैसे मान लो हर दिन एक टॉपिक उठाया अकाउंटेंसी का, और ऐसे करके मतलब हर एक दिन आपने 3 सब्जेक्ट पकड़े, या मान लो आपने 5 कंप्लीट किए हुए हैं, तो इस हिसाब से अपना टाइम अरेंज करो कि जैसे मान लो अकाउंटेंसी पकड़ी है, उसमें 10 टॉपिक हैं, तो पहले एक टॉपिक को आपको क्या करना है कि उस टॉपिक का आपने देखो जो पढ़ा हुआ है वो कितने लेयर्स तक पढ़ा हुआ है, 1-2 लेयर्स तक पढ़ा हुआ है कि नहीं, या फिर जितना भी आपने पढ़ा हुआ है वो बहुत है, उससे ज़्यादा पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ क्यों। अब आपको करना क्या है कि सिंपल चैट जीपीटी तो आप सब यूज़ करते होंगे, या फिर जेमिनी, कोई भी एआई का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको सिंपल क्या करना है कि वो वाला टॉपिक उसको देना है, ये वाला। और अब इम्पॉर्टेंट बात आती है प्रॉम्प्ट की, तो आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे ये वाला, आपको जो सिलेबस है इस सिलेबस के हिसाब से मुझे 30 क्वेश्चन बना के दे। एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, इस 30 में कोशिश करना कि 10-10 क्वेश्चन, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन बेसिक लेवल के बना, लेकिन स्टेटमेंट वाइज बना, फिर मुझे 10 क्वेश्चन बना के दे थोड़ा मीडियम लेवल के, ठीक है, और फिर 10 क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के बना के दे हर एक टॉपिक के ऊपर। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपके पास 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कर, देखो आपने कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ देनी है तो या तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप टेस्ट सीरीज़ दो, या फिर अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ये वाला काम कर सकते हो। आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि अकाउंटेंसी के जैसे 30 क्वेश्चन है, अगर 30 में से आपके 20-22 मार्क्स भी बन रहे हैं ना, तो कहने का मतलब आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर मान लो कि आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसमें, तो फिर थोड़ा सा मसला है, फिर आपको थोड़ा सा 1-2 लेयर नीचे जाना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही करना है, और कसम से इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। बंदा बोलता है ना कि सर पता नहीं पेपर तो बिल्कुल सर पे है, अब हम खुद को शिफ्ट कैसे करें अपना ट्रेंड। यार हमने ग्रेजुएशन की है, तो आप याद करो कि कुछ पेपर्स में तो सेमेस्टर में सिर्फ 2 दिन पहले पढ़ के पेपर पूरा का पूरा सेमेस्टर का दिया हुआ है, तो 2 दिन में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास तो 40 दिन पड़े हुए हैं, आप इतनी हार क्यों मान रहे हो? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। परेशान होने की तो बात ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी। आपको टॉपिक वाइज इसको प्रिपेयर करना है। अब एक एक टॉपिक उठा लो, जैसे मान लो अब मैं कहाँ से समझाऊँ आपको, जैसे मान लो आपने मैथ्स पकड़ा है, ठीक है। अगर मैथ्स किसी का अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का अच्छा नहीं है तो मैथ्स में हमें पता है यार 4-5 टॉपिक तो आसान वाले हैं, मतलब जिनको मैथ्स बैकग्राउंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। 3D ज्योमेट्री में क्या मैथ्स की ज़रूरत है आपको, ठीक है। वेक्टर है या फिर मान लो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो हमें पता है कि पक्का 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, तो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो ना, कि मतलब अब वो देखो जहाँ से मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। पहली बात, जब पेपर का लेवल इस हिसाब से शिफ्ट होता है ना, तो आपको अपने मेथड चेंज करने पड़ेंगे थोड़े से। पहले जैसे मान लो कि आप पूरे के पूरे सिलेबस के हिसाब से पढ़ते थे कि हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के, अभी हम क्या कर सकते हैं कि पिछले 4 जो पेपर हुए हैं उनमें जो कॉमन सिलेबस है, जैसे मान लो जीएस का सिलेबस कॉमन है, कंप्यूटर का है या इंग्लिश का है, अब कम से कम यहाँ पे देखो ना कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, समझ रहे हो कि किस लेवल पे उठा रहे हैं, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर लोगे, पहली चीज़। और ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप बोलो तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आप खुद एनालाइज करके करोगे ना, वो दूसरे के समझाने से नहीं जाती है चीज़। वो जब खुद एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा इनका पैटर्न थोड़ा सा इस हिसाब से चेंज हुआ है, मुझे खुद को थोड़ा सा इस हिसाब से ढालना है, बस ख़त्म बात। लेकिन ये बात कर देनी कि सर पेपर इस लेवल का आ रहा है कि ये डूएबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
माना कि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है और हमारी आदत बिगड़ी हुई है जिस वजह से हमें ऐसा लग रहा है, आदत बिगड़ी हुई है या बिगाड़ी हुई है उस वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा मतलब पैटर्न थोड़ा सा खुद का चेंज करना है। तो अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको ना ऐसा कर सकता था, जैसे मान लो FAA के लिए आपको सिंपल ये दिखाना है कि जैसे हमारे 8 के 8 जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सोर्सेज, अभी देखो सोर्स चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 40 दिन बचे हुए हैं, जो जो सोर्स आपने रखे हुए थे वो मोर देन सफिशेंट है। बस उस सोर्स में आपको 1-2 लेवल नीचे जाना है, वो आपके पास AI है उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे बताना, मैं आपको खुद बना के जो नोट्स कुछ बने हुए हैं तो वो आपको सेंड कर दूंगा, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। नहीं तो हम हर एक टॉपिक में कम से कम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस लेवल तक जाना है, बस इतनी बात। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब टेंशन कम से कम ख़त्म हुई होगी कि सर हम परेशान क्यों होना है परेशान। मैं सच बता रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मुझे बहुत सारी कॉल्स मैसेज आए थे, इस उसी चक्कर में मैंने फिर वो शॉर्ट भी डाला। हालांकि मुझे इतनी वो नहीं रहती है कि भाई क्या है, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, वो सर वो ये सिंपल ये पूछ रहे थे, सर आपने पेपर देखा क्या लेवल था, इसको हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, FA में पता नहीं क्या धमाका हो जाएगा। होगा धमाका तो होने दो ना यार, सबके लिए होगा, लेकिन आप तो तैयार होके जाओ ना। कहने का मतलब जूनियर असिस्टेंट में मैंने बच्चों को बोला था कि आप तैयार होके कैसे जा सकते हो जिसकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। मैंने उनको सिंपल इतना बोला था कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, पहली चीज़, और कम से कम पूरे पेपर को ख़त्म करने की कोशिश करना। पेपर लेंथी आए कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। तो हमें यहाँ पे भी वही अप्रोच रखनी है जहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं ना। जैसे मान लो हमें पता है GS अगर जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो आपकी अगर बैकग्राउंड अकाउंटेंसी से है, आपने अकाउंटेंसी पढ़ रखी है पहले, तो भाई वहाँ पे आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, चाहे वो डेप्थ में पूछें। किसी का अगर नॉन मेडिकल था तो वो मैथ्स में क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी लेवल पर आए। किसी का इकोनॉमिक्स में, तो हर किसी को हर एक सब्जेक्ट में किसी न किसी 2-3 सब्जेक्ट में एज होता है। आप उस एज को तो नहीं छोड़ सकते, पहले तो उसको प्रेफरेंस पे रखो। उसके बाद बात आती है जैसे कंप्यूटर, हमें पता है कि हर एक पेपर में ये पूछ रहे हैं। अब देखो आस्ते आस्ते इवॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को भी, तो हमें भी खुद को वैसे ही इवॉल्व करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब एनालाइज करो, सिंपल 4 साल के है ये पिछले 4 पेपर हुए हैं, इनको एनालाइज करो। और 4 के 4 में सच्ची में बता रहा हूँ, वो देखो लगता है पेपर डिफ़िकल्ट पूछ रहे हैं, वो रीज़न यही है कि वो पहले में, जैसे मैंने शुरू में बात की कि वो पहले वो पूछते थे कि वाटर का फार्मूला क्या होता है ये बताओ। अब वो पूछेंगे कि जैसे उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिर अब वो पूछेंगे अब बताओ ग्रेविटेशनल में से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में से, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो किस में होती है। तो मतलब वो 1-2 चीज़ें नीचे जा रहे हैं चीज़ों को पूछने के लिए। तो सिंपल कहने का मतलब खुद को बगैर टेंशन के रखो, बिल्कुल ठंडा करो माइंड, फ्रेश होके बैठो पीछे होके, और आराम से सोचो, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उसकी तबाही निकालते जाओ। सच बोल रहा हूँ, एक एक टॉपिक को उठाओ और देखो आपके पास कितना मटेरियल है, उसी को रिवाइज करो, लेकिन 1-2 लेयर्स नीचे जाना है। अब वो कहाँ तक जाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एनालाइज करते हो लास्ट ईयर के पेपर्स को, मतलब ये जो पिछले पेपर हुए हैं इनको कैसे एनालाइज करते हो 3-4 को। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें सिंपल ये पता चल गया है कि JK SSB ने अपना ट्रेंड तो चेंज कर दिया है, हमें अब उसी हिसाब से खुद को ढालना है। और दूसरा आ गया कि भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस, या फिर आप बोल सकते हो कि हम उनके ऊपर प्रेशर डालें, वो पेपर को आसान कर दें, उसकी गारंटी नहीं है। उसको साल भी लग सकता है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, तो उतनी साल तो हम वेट कर नहीं सकते। जब तक वो चीज़ होती तब तक हम खुद को कैसे ढाल सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए गुस्ताखी माफ़, लेकिन ये है कि देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हमें खुद के लूप होल्स ढूंढने हैं कि हम कहाँ पे फंस रहे हैं। ये वाला पेपर ही देख लो, और ये वाला पेपर देखो, FA बंदा अगर इस पेपर को देखेगा और वो परेशान होगा तो ये तो बनता ही नहीं है ना भाई। उसका सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, आपका सिलेबस अलग है। सिलेबस का पार्ट जो कॉमन है वो वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको कम से कम परेशानी थोड़ी बहुत कम हुई होगी, अगर हुई है तो बता सकते हो, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय बाय।